स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल फिज़िक्स मैथ्स केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 का अनदर टॉपिक विच इज़ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो हमेशा की तरह हम इस टॉपिक को प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट? अगर इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स होंगे, एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि लेट्स से वी हैव अ ब्लॉक हेयर। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगा रहे हैं आपने इस ब्लॉक के साथ रस्सी बांधी है और इस रस्सी के थ्रू आप क्या लगा रहे हैं, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब फोर्स लगा रहे होंगे इस ब्लॉक के ऊपर तो ये ब्लॉक क्या करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। किस डायरेक्शन में कवर करेगा? इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखें फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप लेंगे एफ डॉट डी, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो सिंपली ये क्या कहलाता है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे देखें फोर्स क्या है, फोर्स के पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, सो इट मीन्स कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर करेंगे, इसके अंदर डायरेक्शन आई है, इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ का आपने डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आंसर हमेशा क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था इसका। इसके बाद हम मज़ीद फर्दर लेक्चर में हम इसकी जो है ना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स समझेंगे। सो इसके अब फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है बेसिकली, कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स होंगे, लेट से हम एग्जांपल के तौर पे बना लेते हैं। यहाँ पे लेट से एक वेक्टर क्या है आपके पास, ये ए वेक्टर है। ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या है, ये है आपके पास बी वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा, थीटा एंगल होगा। ठीक है, तो इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आंसर आएगा, लेट से ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने बी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और कोज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो ये आपके पास स्केलर या डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया, आंसर में हमारे पास क्या आएगा, एक आपके पास स्केलर क्वांटिटी आएगी, यानी सिर्फ और सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड आ रहा है। ठीक है, अब ये तो इसका फॉर्मूला हो गया है। इसको हम फिज़िकल मीनिंग के थ्रू समझते हैं कि हमने जो फॉर्मूला लिखा है ये आया कैसे है बेसिकली। ठीक है, सो लेट्स गो टूवर्ड्स फिज़िकल मीनिंग। ठीक है, तो फिज़िकल मीनिंग में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास ये फॉर्मूला आया कैसे है। सो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आपके पास ए डॉट बी आता कैसे है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहला वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड का आप क्या लिखते हैं, सिंपल लाइट लेटर में लिखते हैं। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। प्रोजेक्शन क्या होता है, हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि यहाँ पे देखिए सेकंड वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन हमने देखना है ए वेक्टर के ऊपर। प्रोजेक्शन क्या होता है, इसको आम अल्फाज में साया भी कहते हैं। तो लेट से अगर आपने यहाँ पे कोई एक बल्ब लगाया हुआ है बिल्कुल इसके ऊपर, तो उसकी रोशनी की वजह से इसका क्या होगा, इस वेक्टर का साया होगा इस ए वेक्टर के ऊपर। तो साया कैसे निकालते हैं, आपने सिंपली इसकी टिप से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि फर्स्ट वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे फॉल करे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा ए वेक्टर के ऊपर। तो प्रोजेक्शन हम लेते कैसे हैं, बी कोज थीटा के थ्रू लेते हैं। ठीक है, तो कोज थीटा क्यों है, क्योंकि आपको पता है थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है, हमेशा कोज ही लेते हैं आप। तो दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ये आपके पास ए वेक्टर के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि ए डॉट बी कैसे आएगा, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किससे होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। यहाँ पे लिख लें प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर क्या निकला आपके पास, बी कोस थीटा आया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये जो वाला जो वेक्टर है बी वेक्टर है,
अगर इसको हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, जैसे आपके पास फोर्स थी ना, फोर्स लग रही है इस ब्लॉक के ऊपर, या इसका एक खिलौना भी समझ लें, तो बच्चा की इस रस्सी के थ्रू इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे ऑब्वियसली। एक कौन सा होगा इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दूसरा क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फोर्स का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि कैसे आएगा, एफ कोस थीटा के इक्वल आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड हम क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि बी वेक्टर है, बी वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, थीटा के साथ वाली साइड होगी, यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, जो कि बी कोस थीटा होगा। ठीक है, और थीटा के सामने वाली साइड आपके लेते हैं बी साइन थीटा लेते हैं। तो आपने क्या लिखना है, आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्शन को हम डील कर रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोजेक्शन है इस बी वेक्टर की। तो बी वेक्टर के प्रोजेक्शन को आप ये भी लिख सकते हैं कि ये बी वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग ए वेक्टर। देखिए बी वेक्टर का कंपोनेंट क्या है, बी कोस थीटा है, जो कि ए वेक्टर के अलोंग है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए डॉट बी जो है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, किसके इक्वल आएगा, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और ब्रैकेट में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर का कंपोनेंट किसके अलोंग होगा, अलोंग ए वेक्टर। ठीक है, तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या है, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके ऊपर क्या है, बी कोस थीटा के इक्वल है। अब बी कोस थीटा आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि बी वेक्टर का कंपोनेंट है बी कोस थीटा, जो कि किसके अलोंग है, ए वेक्टर के अलोंग है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या है आपके पास, बी कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला निकलेगा कि ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर और उसके साथ क्या होगा, बी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली हम देखेंगे बी डॉट ए जो है ये किसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो बी डॉट ए कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे ए डॉट बी था, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए थी, अब यहाँ पे क्या आएगा, पहला वेक्टर यहाँ पे क्या है, बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर की क्या आएगी, मैग्नीट्यूड आएगी, मल्टीप्लाई क्या ब्रैकेट में क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। तो यहाँ पे सेकंड वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन किसके ऊपर होगा, बी वेक्टर के होगा। ठीक है, तो हम इसकी भी प्रोजेक्शन अब यहाँ पे लिख लेते हैं एक और डायग्राम के थ्रू। सो लेट्स से वी हैव टू वेक्टर्स, पहला वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर है आपके पास। ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या है आपके पास, ये आपके पास है बी वेक्टर है। ठीक है, अब आपने ए वेक्टर का साया बी वेक्टर के ऊपर मालूम करना है। तो कैसे मालूम करते हैं, प्रोजेक्शन आपको पता है, हमने जिसका साया मालूम करना होता है जिस वेक्टर के ऊपर, तो उसके टिप से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि दूसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल करे। तो यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या होगा, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा किसके ऊपर, इस वेक्टर के ऊपर। तो ये किसके इक्वल होगा, ए कोस ऑफ थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला क्या होगा, इसका कंपोनेंट भी होगा, ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या है, बी वेक्टर के अलोंग होगा। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या है, ए कोस ऑफ थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो क्या आएगा, ए बी कोस ऑफ थीटा के इक्वल है। तो इट मीन्स के बी डॉट ए विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब आप नंबर कह सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 होता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी क्या होता है, 6 होता है। तो दो नंबर्स को इंटरचेंज करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये था इसका फिजिकल मीनिंग। अब हम आगे चलते हैं इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स के ऊपर। पहली एग्जाम्पल तो हमने ये वर्क की दे दी यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जांपल पावर की भी दे सकते हैं। पावर क्या होता है,
पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, इसके साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एग्जांपल दे सकते हैं, ई डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स की भी डेफिनेशन दे सकते हैं, बी डॉट ए। तो ये मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसके थ्रू आप स्केलर प्रोडक्ट इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको डिस्कस करते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसकी हेडिंग दे लेते हैं हम यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है। ठीक है, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ये आपने पिछली क्लासेस में भी इसको डिस्कस किया होगा। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, लेट्स वी हैव टू नंबर्स हेयर, एग्जांपल के तौर पे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की आंसर भी क्या होता है, 6 आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जगह चेंज करके, आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े, इट मीन्स कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दो वेक्टर्स को हम चूँकि डील कर रहे हैं ए और बी, सो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। देखिए यहाँ पे भी हमने यही मालूम किया ना, ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए बी कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है। इसको हम ऐसे हाईलाइट भी कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या मालूम करेंगे, बी डॉट ए मालूम करेंगे, फिर देखते हैं कि आंसर पे क्या इफेक्ट होता है। सो बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आंसर आएगा, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड और फिर साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा होता है, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। तो इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर क्या होगा, हमने यहाँ पे मालूम किया है, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर ए कॉस थीटा के इक्वल है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, बी ए कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी आंसर 6 है। मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते वक्त जगह चेंज कर लें तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी ए है, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बी डॉट ए विल बी इक्वल टू, बी ए की जगह हम लिख देंगे ए बी कोज ऑफ थीटा लिख देंगे। ठीक है, सो इन दोनों इक्वेशन से आप क्या एज्यूम क्या आपने जो है नतीजा निकाला कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। जगह चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। नंबर 2 प्रॉपर्टी इज़ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि अगर दो वेक्टर्स होंगे उनके बीच सिंपल सा जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हम दो वेक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज़ आवर फर्स्ट वेक्टर विच इज़ ए वेक्टर एंड दिस इज़ आवर सेकंड वेक्टर विच इज़ बी वेक्टर। इन दोनों के देखें बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो हमने सिर्फ 90 डिग्री पुट करना है। सो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कोज ऑफ 90 डिग्री। और कोज 90 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे भी पुट कर सकते हैं, वैसे भी आपको ऑलरेडी याद है कि कोज 90 किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होता है। तो ए बी कोज 90 विल बी इक्वल टू 0 और ये सारा के सारे आंसर को क्या कर देगा, 0 कर देगा। सो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, उनके बीच ऑब्वियसली एंगल 90 डिग्री होगा, तो उनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यूनिट वेक्टर्स के केस में। यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स आपको पता है 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई जे और के। अगर आप आई डॉट जे करें, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं आई डॉट जे। तो आई डॉट जे आपको पता है
तीन एक्सिस होते हैं ना हमारे पास, एक्स वाई और जी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। एक्स के अलोंग आपको पता है कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई के अलोंग जे यूनिट वेक्टर होता है, और जी के अलोंग क्या होता है, के यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। और आपको पता है तीनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल है वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल। देखें ये आपके पास ये तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वेक्टर है, आप इसको रैंडम कह सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। इन तीनों के बीच देखें एंगल क्या है, आपस में 90 डिग्री है, ठीक है। तो इन तीनों का अगर आप इन तीनों में से किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, हमेशा देखते हैं आंसर क्या आता है, ज़ीरो आएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई डॉट जे कैसे लेंगे, आपको पता है पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1, फिर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, 1 होगी, जे है ना। तो आगे क्या आता है, कॉज ऑफ एंगल क्या आएगा यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। कॉज 90 क्या होता है, 0 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, और कॉज 90 का होता है 0 होता है, तो ये आ जाएगा आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर दो यूनिट वेक्टर्स के बीच 90 डिग्री एंगल होगा तो उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप लिख सकते हैं आप कि सिंस आई डॉट जे इज़ इक्वल टू 0 है तो आप जे डॉट के भी कर लें तो उसका आंसर भी 0 आएगा ऑब्वियसली, और के डॉट आई का आंसर भी क्या आएगा, इक्वल टू 0 क्या आएगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वैल्यूज़ हैं, इनको आपने याद करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो ये थे हमारी दो प्रॉपर्टीज़। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें जल्दी से, ठीक है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको रेज कर देते हैं। सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि उनके बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी, पैरेलल या एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो इस केस में देखते हैं क्या होता है। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से पहला वेक्टर क्या है, ये आपके पास है ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर होगा, ये है आपके पास बी वेक्टर है। तो देखें इन दोनों के बीच एंगल क्या है, देखें ना, आपके पास ए वेक्टर, एक वेक्टर क्या है, ग्रीन वेक्टर ए है, और रेड वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों के देखें चूंकि दोनों क्या है, पैरेलल है, इट मीन्स कि इनके बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए डॉट बी, दिस विल बी इक्वल टू पहले की मैग्नीट्यूड फिर दूसरे की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल क्या यहाँ पे 0 डिग्री है। तो कॉज 0 क्या होता है आपको पता है, 1 है, तो इट विल बी इक्वल टू ए बी इंटू 1। इसका आंसर आ जाएगा ए बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट लें जो कि आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये केस था आपके पास एंटी पैरेलल का, ठीक है। अब हम पैरेलल का केस था, अब हम चलते हैं एंटी पैरेलल के केस की तरफ। तो एंटी पैरेलल में क्या होता है, अगर आपके पास एक वेक्टर होगा ए इस डायरेक्शन में, लेट्स से ये ईस्ट की तरफ है, और बी वेक्टर फिर किस डायरेक्शन में होगा, वो हो जाएगा वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। यानी आपस में ऑपोजिट होंगे, और एंटी पैरेलल का मतलब भी ऑपोजिट होता है, इनके बीच एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम एंगल पुट करते हैं। सो आपको पता है कि ए डॉट बी विल बी इक्वल टू पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ एंगल क्या है वहाँ पे 180 डिग्री है, और कॉज 180 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू -a b के इक्वल आ गया, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर दो वेक्टर्स जो कि आपस में एंटी पैरेलल होंगे, उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है।
तो अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। ये स्केलर प्रोडक्ट की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जो कि 1 थी। अब ये वाली क्या होगी, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये था आपके पास पैरेलल और एंटी पैरेलल का केस। आवर सेकंड लास्ट पॉइंट इज़ फोर्थ पॉइंट विच इज़ सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। सेल्फ का मतलब क्या है कि ख़ुद के साथ आपने क्या लेना है, उसका प्रोडक्ट लेना है। आप एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास एक वेक्टर है ए, इसको आप ए वेक्टर कह लें, ठीक है, ये जैसे मार्कर है, तो इस मार्कर का इसके साथ ही प्रोडक्ट लेना है। तो क्या होगा, देखिए इसका इसके साथ ही प्रोडक्ट लेंगे तो देखिए एक ही डायरेक्शन है ना, तो उसमें क्या आएगा, एंगल क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। सो इसको हम लिख लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू ए का उसके साथ ही प्रोडक्ट लेंगे, क्या आएगा, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल आता है, और a मल्टीप्लाई बाय a क्या होगा, a का स्क्वायर होगा, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। सो इट मीन्स कि अगर दो वेक्टर्स जो कि आपस में सेम होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। सो ये था आपके पास सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। अब जिस तरह हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में हमने यूनिट वेक्टर को डिस्कस किया था, यहाँ पे भी देखते हैं कि यूनिट वेक्टर का इफेक्ट क्या होता है। आपके पास यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लें, आपके पास आई यूनिट वेक्टर को सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं। तो आई यूनिट वेक्टर का आपने सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट लेना है। सेल्फ का मतलब इसका इसके साथ ही आपने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। किसके इक्वल आएगा, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा, और कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इट मीन्स के आई डॉट आई किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो आई डॉट आई चूँकि 1 के इक्वल है, तो सिमिलरली अब जे डॉट जे का भी आंसर देखते हैं किसके इक्वल होगा, जे डॉट जे विल बी इक्वल टू पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड जे की 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, आपको पता है यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। सिमिलरली दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा भी जे है, इसकी 1 होगी, और कॉज ऑफ द एंगल क्या होगा, यहाँ पे 0 डिग्री होगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा, 1 आएगा, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होगी, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली आपके पास यहाँ पे लिख लें, सिमिलरली के डॉट के का आंसर विल बी इक्वल टू किसके आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो एक ये वाली इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन, और एक ये वाली इक्वेशन आपने जो है ना, इनकी वैल्यू अच्छे से याद कर लेनी है कि अगर आपके पास सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आएगा तो इक्वल टू 1 आएगा, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आएगा तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये थी इनकी 4 प्रॉपर्टीज़। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, इसके बाद टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट प्रॉपर्टी। इसको आप जल्दी से ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें जल्दी से, ताकि मैं इसको रेज कर सकूँ। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट के लिए हम इसी साइड को रेज कर देते हैं। तो लास्ट पॉइंट भी हमारा बहुत आसान सा है, उसमें हमने क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट लेना है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट विच इज़ द 5th पॉइंट, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मैंने एक जो है ब्रीफ लेक्चर दिया हुआ है इसके ऊपर, आपने अगर वो लेक्चर देखना है तो इस वीडियो की हम डिस्क्रिप्शन में उसकी जो है ना लिंक दे देंगे। तो फिलहाल मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी एक वेक्टर होता है एक्स वाई जी प्लेन स्पेस में बेसिकली, ठीक है। तो उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि पहला वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, इसके 3 कंपोनेंट्स कहाँ पे स्पेस में होंगे। तो पहला कंपोनेंट क्या होगा, ए एक्स आई, दूसरा क्या होगा ए वाई जे,
तीसरा क्या होगा, ए जेड के इक्वल होगा, ठीक है। अब बी वेक्टर भी लिख लेते हैं यहाँ पे। बी वेक्टर के भी 3 कंपोनेंट्स होंगे। जो एक्स के अलोंग होगा वो क्या होगा, बी एक्स होगा, और एक्स एक्सिस के अलोंग आपको पता है कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, बी वाई, और ये जे होगा, जे वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और लास्ट वन इज बी जेड के, ठीक है। तो के यूनिट वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ जी एक्सिस। अब इन दोनों का क्या लेना है, हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो कैसे लेंगे डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू, आपने इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो इन दोनों को पहले ए के कंपोनेंट्स लिख देते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। इसका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। इनके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कैसे लेंगे, सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं अरिथमेटिक तरीके से, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा ना, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, इनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो मैग्नीट्यूड को हम नंबर्स के तौर पर डील करते हैं और इसको हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर पहले को मल्टीप्लाई करना है सेकंड के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है थर्ड के साथ। सिमिलरली फिर हम ए वाई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ए जेड को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन। पहला होगा ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप बी एक्स के साथ, और डॉट प्रोडक्ट किसका लेंगे, आई डॉट आई आ जाएगा, ठीक है। आई डॉट आई अलग क्यों लिखा है, क्योंकि ये वेक्टर्स है ना, यूनिट वेक्टर्स हैं, इनको अलग से डील करेंगे, और ए एक्स और बी एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड है, इनको हम अलग से डील करेंगे। तो प्लस अब ए एक्स मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, बी वाई के साथ, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा, आई डॉट जे के इक्वल आएगा, ठीक है। और प्लस ए एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स भी मल्टीप्लाइड बाय बी जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो हेयर ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी जेड, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा, आई डॉट के इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई को इन तीनों कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। सो ए वाई बी एक्स जे डॉट आई आएगा, प्लस ए वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा, जे डॉट जे के इक्वल आएगा, प्लस ए वाई मल्टीप्लाई होगा बी जेड के साथ, ए वाई मल्टीप्लाई बाय बी जेड, और इसका क्या आएगा, जे डॉट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और लास्टली हमारे पास ए जेड इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कैसे होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ए जेड मल्टीप्लाई बाय बी एक्स, ए जेड का क्या है यूनिट वेक्टर के, डॉट किसके साथ लेंगे, आई के साथ, प्लस ए जेड मल्टीप्लाई बाय बी वाई, ये क्या आ जाएगा, के डॉट जे के इक्वल आएगा, प्लस ए जेड बी जेड, इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, के डॉट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, देख सकते हैं आप कि मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि अगर आपके पास डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 के इक्वल आता है, और सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, आई डॉट जे ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, आई डॉट के डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स है, इसका आंसर भी 0 के इक्वल आएगा, जे डॉट आई इसका आंसर भी 0 के इक्वल आएगा, जे डॉट जे इसका आंसर 1 आएगा क्योंकि सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, ये जे डॉट के डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, इसका आंसर भी 0 आएगा, के डॉट आई आल्सो 0, के डॉट जे विल बी आल्सो इक्वल टू 0, और के डॉट के इसका आंसर क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम फाइनली यहाँ पे आंसर लिखते हैं, ए डॉट बी का दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ए एक्स बी एक्स 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या बचा है, प्लस ए वाई बी वाई, जे डॉट जे का आंसर भी इक्वल टू 1 आएगा, प्लस ए जेड बी एस, के डॉट के का आंसर भी इक्वल टू किसके आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन निकली है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। आपने 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड पे हमारे पास इसकी रह गई डायरेक्शन, कि आपके पास जो 2 वेक्टर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए आप इसको सिंपली ओपन करेंगे, ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा,
पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के इक्वल आएगा। अब आपने क्या मालूम करना है, एंगल मालूम कर, एंगल का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन मालूम करनी है, तो डायरेक्शन एंगल को आपने यहाँ पे छोड़ देना अकेला। सो दिस विल बी इक्वल टू cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो अब आपने थीटा निकालना है, तो थीटा विल बी इक्वल टू कॉज, यहाँ पे इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक स्टेप रेज कर देता हूँ ताकि हम फाइनल स्टेप जो है ना वो लिख सकें। तो मैं इसकी हेडिंग को रेज कर रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सो इसको मैं रेज करके इसका फाइनल जो है ना आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो इसका फाइनल आंसर किसके इक्वल होगा, थीटा इधर रहेगा और कॉज इधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, कॉज इन्वर्स, बीच में क्या आएगा ब्रैकेट में, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और क्या आएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या मालूम कर सकते हैं, इन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द फाइनल आंसर फॉर formula for finding out the direction of two vectors in terms of rectangular components, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर कम्प्लीटली जो है ना समझ आई होगी। इसकी मज़ीद कोई क्वेश्चन है इसके अलावा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई कन्फ्यूजन है तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।